निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त गदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। जैसे कि पूर्व कक्षा में हम लोग जो लघुपाराशरी ग्रंथ के योगाध्याय के 5 श्लोक ही समझे थे, उसमें 6ठा श्लोक और 7वां श्लोक आज चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कल प्रश्न था जो ग्रहों का जो युति परस्पर में युति होती है, उसमें युति का सैद्धांतिक स्वरूप क्या है, क्योंकि हम लोगों को सैद्धांतिक स्वरूप के विषय में निश्चित एक जानकारी होना चाहिए। तो उससे कुंडली का भी संबंध रहता है। केवल हम लोग फलित ग्रंथ को पढ़ें और फलित सिद्धांत को समझ के ही आगे बढ़ें और सिद्धांत की जानकारी हम लोगों को नहीं हो, इस तरह की कभी कमजोरी हमारा नहीं होना चाहिए। सामान्य हो ना क्यों, सिद्धांत ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए फलित के साथ साथ, क्योंकि इसका परस्पर अंगांगी एक संबंध रहता है। उस संबंध के दृष्टि से आज भी हम लोग ग्रह युति के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। विशेष अधिक अंदर नहीं जाना है, सामान्य चर्चा करेंगे। चलिए, प्रथम प्रसंग क्या है ना, 6 नंबर 7 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं लघु पाराशरी में पराशर मुनि, उसको समझ लेते हैं। योग कारक संबंधात पापीनोपि ग्रहाः स्वतः तत्तद भुक्त्यानुसारेण दिशेयुर्योगजं फलम। योग कारक संबंधात पापीनोपि ग्रहाः स्वतः, ग्रहाः स्वतः, स्वतः मतलब स्वभावात, जहां वो बैठे हैं उस भाव से, पापीनोपि पापग्रह भी, पापग्रह अपि पापग्रह भी, योग कारक संबंधात, योग कारक ग्रहयो हो, माने दोनों ग्रह, एक पापक ग्रह और दूसरा योग कारक ग्रह। जैसे वृष लग्न में योग कारक ग्रह शनि, और शनि के साथ जो ग्रह संबंध रख रहा है वो पापीनोपि, पापक ग्रह होने के बाद भी कस्मिचित एक भुक्त संबंधात, क्या कह रहे हैं, योग कारक संबंधात पापीनोपि ग्रहाः स्वतः, स्वभाव से, तत्तद भुक्त्यानुसारेण, भुक्ति मतलब उसमें भुक्ति कहने से गति के अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन यहां भुक्ति कहने से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, उसके भुक्ति के अनुसार कहने से यह अर्थ है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा के अनुसार उसके योगज फल हम लोगों को फलादेश में हम लोग ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ पूरा पूरा अक्षरिक अर्थ क्या है ना, स्वयं पापक ग्रह भी योग कारक ग्रह के साथ यदि संबंध बना रहा है, संबंध दृष्टि युति जो संबंध हम लोग पूर्व कक्षा में भी चर्चा किए हैं, दृष्टि संबंध हो सकता है, स्थान विनिर्णय संबंध हो सकता है, युति संबंध हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है। यदि वो संबंध रख रहा है किसके साथ ना, योग कारक ग्रह के साथ। प्रत्येक 12 लग्न हम लोग पढ़ लिए, 12 लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह है उसको समझ लिए हैं। योग कारक ग्रह के साथ जो संबंध बना रहा है उसका भी दशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतरदशा, अंतरदशा आदि, भुक्ति, भुक्ति कहने से अंतरदशा आदि शुभ फलप्रद होते हैं। दिशेयुर योगजम फलम, योगजम फलम नाम शुभ फलम, योगजन्य फल प्राप्ति होती है उसमें। जैसे यहां हम लोग शनि योग कारक ग्रह है, क्यों ना, वृष लग्न में केंद्राधिपति भी शनि है और त्रिकोणाधिपति भी शनि है। शनि के साथ संबंध का कौन कौन रख रहे हैं ना, बुध शुक्र रख रहे हैं। इसमें मंगल की भी पूर्ण दृष्टि है, मंगल एक पापक ग्रह है, क्योंकि सप्तमेश मारकेश भी है और व्यभाव का भी अधिपति है, द्वितीय स्थानस्थ बैठा हुआ है। यही इसी मंगल को हम लोग यदि एकादश भाव में भी बैठा दें
शनि यहाँ योग कारक ग्रह, शनि के महादशा में मंगल के अंतर्दशा, शनि महादशा में मंगल की अंतर्दशा, योग फल प्राप्ति होगा। शनि महादशा में बुध अंतर्दशा, योग फल प्राप्ति होगा। जो योगजन्य फल प्राप्ति है, मतलब वहां एक राजयोग उत्पन्न हो रहा है, उस राजयोग का फल प्राप्ति निश्चित है, मतलब कर्म जनित लाभ होगा, सुख, भोग्य सुख, वाहन सुख, भूमि सुख, सभी प्रकार की सुख प्राप्ति होगी। शनि महादशा में शुक्र भी अंतरदशा, शुक्र अंतरदशा भी लाभप्रद होगा। और विशेष शुभप्रद कब होगा ना, जो त्रिकोण अधिपति यहाँ 1, 5, 9 इन तीनों के अधिपति तो शनि बुध शुक्र है। शनि बुध शुक्र होने के कारण इन तीनों में मित्रता है, और मित्रता की जो संबंध है, मित्रता की संबंध क्या होता है ना, शुभत्व होता है। यहाँ मित्रता में शुभ संबंध होने के कारण शनि महादशा, बुध अंतरदशा, शुक्र प्रत्यंतरदशा क्या होगी ना, निश्चित शुभ फल प्राप्ति होगी। क्यों नहीं होगी? सिद्धांत तो वही कह रहे हैं। तो हम कहेंगे शनि मंगल में तो मित्रता नहीं है, परंतु शनि मंगल में दृष्टि संबंध, इतरात्र दृष्टि संबंध है। मंगल भले ही पाप ग्रह हो, परंतु योग कारक ग्रह के साथ यदि संबंध वो बना रहा है, शनि महादशा में मंगल की अंतरदशा, बुध के प्रत्यंतरदशा, वो ही लाभप्रद होगा। शनि महादशा में मंगल अंतरदशा में शुक्र प्रत्यंतरदशा, वो भी लाभप्रद होगा। इसी प्रकार फलादेश करने की सिद्धांत यहाँ लघु पाराशरी में ये समझा रहे हैं। समझ गए बात? आगे कुंडली देखते वक्त हम लोगों को प्रैक्टिकल में इस सिद्धांत को जोड़ना है। उसके बाद क्या कहते हैं, केंद्र त्रिकोणाधिपयोर एकत्वे योग कारकः, केंद्र त्रिकोणाधिपयोर एकत्वे योग कारकः अन्य त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किम परम, अन्य त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किम परम, मतलब केंद्र त्रिकोणाधिपयोः, केंद्र केंद्राधिपति, त्रिकोण त्रिकोणाधिपति, और द्विवचन का प्रयोग किए हैं यहाँ, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है। केंद्र त्रिकोणाधिपयोः एकत्वे, जैसे यहां हम लोग वृष लग्न में केवल शनि और बुध को ग्रहण करें, बुध केंद्राधिपति है, ये बुध पंचमेश है और शनि दशमेश है। केंद्र त्रिकोणाधिपयोर मध्य एकत्वे, एक जगह बैठे हैं तो वहां योग उत्पन्न होता है, योग कारक। तो ये दोनों के युति संबंध के द्वारा एक योग राजयोग उत्पन्न हो रहा है। फिर से कह रहे हैं अन्य त्रिकोणपतिना, यहाँ अन्य त्रिकोण अधिपति कौन है ना, शनि भी है। शनि बुध के साथ संबंध, और बुध शुक्र शनि ये तीनों का संबंध जो है, यहाँ पंचमेश, नवमेश, दशमेश, लग्नेश, 1, 5, 9, 10 इन चारों का एक साथ तो संबंध बन रहा है, और उसके साथ भी सप्तमेश मंगल का भी पूर्ण दृष्टि है। ये तो प्रबल राजयोग निश्चित होगा, इससे और क्या चाहिए। यदि किम परम, यदि केंद्राधीश और त्रिकोणाधीश एक ही ग्रह हो, यहां केंद्राधीश शनि और त्रिकोणाधीश भी शनि, नवमेश दशमेश शनि, भाग्यशाली व भाग्य के योग कारक ग्रह है। यदि दूसरे त्रिकोणाधिपति के साथ उसका संबंध हो जा रहा है, मतलब शनि के साथ बुध का संबंध हो जा रहा है, और क्या भाग्य योग चाहिए, उससे तो अति उत्तम भाग्य योग यहाँ होगा। ये वृष लग्न में लगभग संभव हो जाएगा, तुला लग्न में भी संभव होगा नहीं। तुला लग्न में शनि कौन से भाव का अधिपति है, मकर कुंभ, लेकिन वो कौन से भाव का अधिपति है,
भाव कहाँ होगी? अरे मकर तुला यहां लग्न होगा तो चतुर्थेश कौन है? चतुर्थेश पंचमेश शनि, मतलब केंद्राधिपति चतुर्थाधिपति तो केंद्राधिपति होगा, और पंचमेश भी शनि होगा। चतुर्थाधिपति पंचमाधिपति मतलब केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति अकेला ही शनि, लग्न तुला होगा तो इस स्थान में नवम स्थान में कौन सा राशि होगा? मिथुन। मिथुन का अधिपति बुध, शनि बुध का यदि संबंध बन जाए तो जो यहां कह रहे हैं वही नियम वहां भी लागू होगा। मतलब वृष लग्न में तुला लग्न में इन दोनों लग्न के अधिपति शुक्र है, कि शुक्र के लग्न में शनि बुध की युति हमेशा यह संबंध को उत्पन्न करेंगे, इससे अत्यधिक उत्तम योग उत्पन्न होता है। और उनके साथ शुक्र भी मिल जाए और क्या चाहिए? वहां सूर्य भले ही नीचस्थ हो, नीचंगत सूर्य, सूर्य आत्मकारक ग्रह, आत्मविश्वास को क्या करते हैं? घटाते हैं, लेकिन इस योग के कारण वो आत्मविश्वास भी नहीं घटता है, वहां आत्मविश्वास भी वृद्धि हो जाता है। मतलब सूर्य के नीचत्व भी नष्ट हो जाता है वहां, नीचंगत का प्रभाव। केंद्र त्रिकोणाधिपयोर एकत्वे योग कारक अन्य त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किम परम, ये विषय है। उसके बाद आज थोड़ा सा वो कल जो प्रसंग था युति विचार एवं ग्रह कब अस्त होता है, उस संदर्भ को चर्चा कर लेते हैं। ग्रह युति क्या है, सिद्धांत ज्योतिष में ग्रह युति के प्रसंग में क्या कहा जाता है। मैं एक श्लोक आपके सामने टाइप कर रहा हूं, इसको आप लोग सभी लोग लिखिए। तारा ग्रहाणाम मन्योन्यम श्याताम युद्ध समागमु समागमः शशांकेन सूर्येण अस्तमनम सह। ये एक ग्रहयुत्याधिकार सूर्य सिद्धांत में है, सातवां अधिकार ग्रहयुत्याधिकार है। उस सातवां अधिकार ग्रहयुत्याधिकार का यह प्रथम श्लोक है। अधिक ज्यादा अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, केवल इसी विषय को चर्चा करते हुए ग्रह कब अस्त होता है उस संदर्भ को चर्चा करना है। यहाँ तारा ग्रहणम, ताराग्रह कहने से भौमादि पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अन्योन्यम स्याताम युद्ध समागमो, जब अन्योन्य संबंध हो जाता है, अन्योन्य मतलब परस्पर में संबंध हो जाता है, परस्पर में संबंध एक युति संबंध होता है। मतलब एक साथ पंचतारा ग्रह मंगल के साथ बुध मिलके बैठ जाए, जैसे यहाँ शनि बुध शुक्र तीनों एक साथ मिलके बैठे हैं, इन तीनों में युद्ध होने की भी संभावना रहती है। युद्ध कब होगी? युद्ध चार प्रकार की है। आप थोड़ा सा संहिता शास्त्र पढ़ेंगे तो यही सिद्धांत ज्योतिष को आगे जाके चर्चा करेंगे तो युद्ध, आप लोगों को युद्ध चार प्रकार की युद्ध के लक्षण प्राप्त होगा। युद्ध में एक अंशुमर्दन और एक भेद, विमर्दाख्य, इस प्रकार युद्ध चार प्रकार के लक्षण प्रतिपादन किया गया है।
लगभग यदि दो ग्रह एक माने अंश उनका आसपास रहता है, दो ग्रहों की अंशात्मक मान यदि आसपास रहता है, मतलब लगभग एक हो जाए, मां एक अंश का फर्क हो, उसी स्थान में क्या होते हैं, क्या होता है ना, परस्पर में युद्ध होता है। और उस युद्ध में एक विजयी होता है और एक पराजयी होता है। जो विजयी होगा, विजयी कब होगा ना, उसमें कहा गया है यदि उत्तर दिशा में दृश्यमान हो और अधिक से अधिक चमकीला जैसा तेज युक्त ग्रह जो दृश्यमान हो वही विजय होगा, अथवा जो बलवान होगा वो विजयी होगा। उल्लेख हो व अंशुमर्दन हो, उल्लेखम तारका स्पर्शाद भेदे भेद प्रकृत्यते, युद्धम अंशु विमर्दाख्य मंशु योगे परस्परम, अंशादूने अपशव्याख्यम युद्धमेकोत्र चेद अणु समागमो अंशादधिके भवतः चेद बलान्विते। ये सब सिद्धांत ज्योतिष के विषय है, प्रसंग है। उसमें तारका स्पर्श, क्योंकि हम लोग जो ग्रह एवं नक्षत्र एवं राशि तीनों प्रसंग को, आकाशीय स्थिति को एक फलादेश में आकलन करते हैं, उसमें नक्षत्र का आकृति जो है वो ताराओं की समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। मतलब अश्विनी अश्वमुख जैसा हम लोगों को आकाश में दृश्यमान होगा और तीन ताराओं के द्वारा दृश्यमान होगा। यदि अश्विनी नक्षत्र में शनि भी बैठा है, बुध भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, तीनों की तीनों अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, तभी वहां तारका स्पर्श हो जाए, मतलब बुध जिस तारा में बैठा है उसी तारा में शुक्र की स्थिति भी हो जाए, तभी बुध शुक्र में युद्ध होगा। तारका स्पर्श हो जाने से उल्लेख नामक युद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार चार भेद को वहां बताया गया है। हम लोग उस बहुत अंदर नहीं जाएंगे। लगभग एक साधारण हम लोग कुंडली देख के कैसे जान सकते हैं, उस विषय को, प्रसंगों को हम लोग लेंगे। सिद्धांत में भेद में क्या लक्षण है, युद्ध में जो अंशु विमर्दाक्ष युद्ध होता है, मतलब अंशु मतलब किरण, किरण के विमर्दन होता है, दोनों में किरण विमर्दन होने के कारण युद्ध हो जाता है। पंचतारा ग्रह में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में यदि एक साथ दो ग्रह बैठे हैं, तभी उनका किरण यदि आसपास हो जाए तभी भी युद्ध हो जाता है। जैसे सूर्य के निकटवर्ती कोई ग्रह होता है तो अस्तंगत हो जाते हैं, उसी प्रकार की प्रसंग है। तो पंचतारा ग्रहों में परस्पर में चार प्रकार की युद्ध की लक्षण है। उल्लेख, अंशुमर्दन, क्या भेद नामक युद्ध एवं विमर्दाक्ष युद्ध, चार प्रकार के लक्षण है। मुख्य प्रसंग क्या है, निकटवर्ती उनका अंशात्मक मान हो जाने से हम लोग जान लेते हैं ये युद्ध हो रहा है। विशेष प्रसंग वही है, आसपास हो जाने से। सेम टू सेम एक ही राशि अंश कला विकला में हमेशा रहेंगे ऐसा नहीं है। परस्पर में युद्ध यदि अंशात्मक मान लगभग एक अंश व दो अंश की अंतर भी होगा तभी भी युद्ध होता है। 5 अंश तक भी युद्ध किसी किसी में हो जाता है, क्योंकि उसके सारांश के अनुसार हम लोग साधन करते हैं। वो सिद्धांत की विषय है, उसको बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। तो क्या इसका मुख्य प्रसंग क्या है ना, तारा ग्रह कौन है ना, पंच तारा ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये यदि आपस में युति होता है और निकटवर्ती रहते हैं, अंशात्मक मान में नजदीकी, मतलब अंशात्मक मान आसपास में रहते हैं, तभी युद्ध होता है। उस युद्ध में एक विजयी एक पराजयी होता है। उसको फलादेश में व फलित ग्रंथ में हम लोग ग्रहों की बल विचार करके जानते हैं कौन विजयी होगा, कौन निर्बल पराजय होगा। जो अधिक बलवान हो जाता है वो विजयी हो जाता है, और जो मतलब जैसे यहाँ शनि बुध में युद्ध हुआ, शनि यदि बुध से अधिक बलवान है तभी शनि का
विजयी होगा, बुध का पराजय होगा। और दूसरा एक उत्तर भी देते हैं, यदि पहले बुध का उदय हुआ उसके बाद शनि का उदय हुआ तभी बुध विजयी हो जाएगा। और दूसरा एक लक्षण कहते हैं, यदि बुध उत्तर दिशा में दिख रहा है और शनि दक्षिण दिशा में दिख रहा है तो दोनों में से जो उत्तर दिशा के दृश्यमान ग्रह है उसका विजयी होगा, वो ग्रह विजयी होगा। उस प्रकार की विजयी होने की कई सारे लक्षण भी बताए जाते हैं। युद्ध में यदि पापक ग्रह युद्ध में विजयी हो जाए तभी अशुभ फलप्रद है, लेकिन शनि पापक ग्रह यहाँ नहीं है, जबकि वृष लग्न में शनि योग कारक ग्रह है। शनि विजयी होने से भी लाभप्रद होगा। केवल पापक ग्रह होगा विजयी हो जाएगा तो अशुभ प्रद होगा, ऐसा हमेशा विचार भी नहीं करना चाहिए। और तारा ग्रहणम अन्योन्यम का समझ गए हम लोग। युद्ध स्यातम युद्ध समागम, युद्ध होगा और समागम होगा। फिर से कहते हैं समागम शशांकेन, चंद्र के साथ कोई ग्रह बैठ जाए तो उसका भी समागम होता है। उस समागम को हम लोग अरिष्ट विचार के लिए विशेष करके अरिष्ट अथवा अरिष्ट भंग दोनों के लिए विचार करते हैं। अरिष्ट अध्याय में देखते हैं, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह यदि युति है, चंद्रमा यदि अतिरिक्त स्थान में अशुभ स्थान में बैठा है, अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, मतलब समागम हो गया है किसी ग्रह से चंद्रमा का, तभी वहां उस ग्रह यदि शुभ ग्रह है समागम शुभ होगा, अशुभ ग्रह का समागम अशुभ भी होगा। और चंद्रमा से वो अशुभ ग्रहों की अंशात्मक मान हम लोग देखते हैं। यदि अशुभ ग्रह का अंशात्मक मान अधिक है, जैसे एक बार सोच लीजिए मंगल चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं और चंद्रमा के घर में मंगल नीचस्थ होता है, लेकिन चंद्रमा के साथ रहने से ये नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीचस्थ होता है। इसी कर्क राशि का मंगल भी चंद्रमा भी स्वगृहस्थ है, क्योंकि कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है, इसलिए नीच भंग हो रही है। इसी क्षेत्र में मंगल की अंशात्मक मान यदि 10 अंश है और चंद्रमा का अंशात्मक मान यदि 20 अंश है, दोनों में अंशात्मक दूरी 10 अंश का हो रही है, माने आसपास भी नहीं है, 10 अंश की दूरी है, तो वो समागम अधिक अशुभ प्रद नहीं होगा। लेकिन इन दोनों की अंशात्मक मान यदि आसपास की है, मतलब मंगल बैठा है 10 अंश में और चंद्रमा बैठा है 9 अंश में, वह समागम क्या होगा, अशुभ प्रद अधिक होगा। तो समागम यदि पापक ग्रहों के साथ शशांक का हो रहा है, चंद्रमा का हो रहा है, तभी शशांक में उसका अंशात्मक दूरी को भी हम लोगों को देखना चाहिए। यदि अंशात्मक दूरी अधिक है तभी वहां कोई चिंता करने की विषय नहीं है। पापक ग्रह होने से समागम अशुभत्व होता है, तो विशेष करके पापक ग्रह की समागम होने के कारण चंद्रमा के साथ उसको हम लोग ध्यान पूर्वक उसके अंशात्मक मान को देखेंगे, चंद्रमा कितने अंश में है और वो ग्रह जो समागम कर रहा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे राहु केतु के द्वारा ग्रहण का विचार हम लोग करते हैं ना। राहु राहु केतु के साथ यदि चंद्रमा स्थित हो जाए, सोच लीजिए चंद्रमा के साथ राहु है और सूर्य के साथ केतु है, पूर्णिमा में एक जन्म कुंडली में पूर्णिमा के समय में ग्रहण के समय में शिशु का जन्म हुआ है, ऐसा हम लोगों को पता चल जाता है। और चंद्र का अंशात्मक मान केतु का अंशात्मक मान यदि पूरा आसपास की है, मतलब सोच लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री का तफात है, दोनों में अंतर है, और सूर्य के आसपास राहु का भी है, दोनों में अंशात्मक चंद्रमा के साथ राहु हो तो राहु चंद्रमा की दूरी देखेंगे, सूर्य के साथ केतु हो तो सूर्य केतु की दूरी, अथवा उल्टा भी कर सकते हैं। सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री की होगी जब पूर्णिमा होगी,
और पूर्णिमांत काल में चंद्र ग्रहण संभव होता है, पूर्णिमा के अंतिम समय में चंद्र ग्रहण संभव होता है। और उसी पूर्णिमांत काल में जिस समय में चंद्र ग्रहण होगा उस समय में राहु केतु कहाँ रहेंगे ना, सूर्य चंद्रमा के साथ रहेंगे। एक कुंडली आपके पास आ गया, उस तरह की कुंडली ग्रहण के कालखंड में किसी शिशु का जन्म हुआ है, वो तो लगभग उस प्रकार की शिशु तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि ग्रहण कालखंड में पूरा ग्रहण अवस्था में यदि जन्म हो जाए तभी उनका मृत्यु सुनिश्चित हो जाता है। थोड़ा सा अंशात्मक दूरी यदि अधिक हो जाए, मतलब चंद्रमा से 20 अंश की दूरी केतु का अथवा राहु का हो जाए, तभी आप लोग समझिए वहां मृत्यु नहीं होगी शिशु का, क्योंकि ग्रहण समय के बाद अथवा ग्रहण समय के कुछ समय के बहुत समय के पूर्व शिशु का जन्म हुआ है, इसलिए वहां विपत्ति नहीं है। लेकिन राहु केतु चंद्रमा के साथ यदि युति कर रहे हैं अथवा सूर्य के साथ यदि युति कर रहे हैं, वहां आप लोगों को निश्चित रूप में सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण की जानकारी को ध्यान पूर्वक अंश की दूरी देखना चाहिए। इसीलिए उस प्रसंग समागम में भी जोड़ा जा सकता है। राहु केतु की युति चंद्रमा के साथ समागम में भी जोड़ा जा सकता है। ये श्लोक में क्या कह रहे हैं, तारा ग्रहणम अन्योन्यम स्याताम युद्ध समागमो समागम शशांकेन, शशांक के साथ समागम की विचार है। वो ग्रहण का विचार हो बा सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु केतु का संबंध हो, युति हो, अथवा पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का भी युति हो, तो आपको चंद्रमा से प्रत्येक ग्रहों की अंशात्मक दूरी को ध्यान पूर्वक देखना ही है। उसके बाद कहते हैं सूर्येण अस्तमनम सह, सूर्य के साथ क्या विचार करते हैं, अस्त का विचार करते हैं। एक उसी सूर्य सिद्धांत में एक उदयास्ताधिकार है, क्या है ना, एक उदयास्ताधिकार है, और उसी उदयास्ताधिकार में प्रत्येक ग्रहों का कालांश भी कहा है, उदयास्त कालांश का है, क्या कहे हैं ना, उदय अस्त कालांश कहे हैं। क्या है, उसको नोट्स तो बनाना पड़ेगा। एक मध्यम मान से जो उदयास्त का समय है, पहले वो कहते हैं एकादश अमरेज्य, अमर इज्य मतलब बृहस्पति गुरु का। श्लोक याद रखना कठिन होगा हर किसी का, इसलिए मैं केवल टाइप कर देता हूं। 11 अंश किसका है ना, गुरु का है। सूर्य से यदि सूर्य के साथ गुरु एक साथ मिलकर बैठे हैं, सूर्य यदि 11 अंश की दूरी पे हो, अमरेज्य एकादश अमरेज्य, अमर इज्य मतलब पूज्य, पूज्य मतलब बृहस्पति, अमर मतलब देवता, देवता पूज्य, देवता पूज्यस्य मतलब बृहस्पति का षष्ठी विभक्ति एकवचन हम लोग जानते हैं। तो बृहस्पति का जो है वो कालांश उदयास्त कालांश कितना है ना, एकादश 11। सूर्य जहां बैठा है, सूर्य के साथ यहाँ जैसे सूर्य एवं बृहस्पति यदि एक साथ मिलकर बैठे हैं, और सूर्य बैठा है 2 डिग्री में, बृहस्पति बैठा है 9 डिग्री में, तो 2 से 9 आपका अंतर कितना हुआ ना, 7 अंश की दूरी हुआ। तो यहां हम लोग जानेंगे बृहस्पति अस्तंगत हो गया है। समझ रहे हैं, बृहस्पति भी यदि 7 डिग्री में है, सूर्य यदि जाके 14 डिग्री में है, सूर्य 14 बृहस्पति 7, तभी भी बृहस्पति अस्तंगत है, मतलब सूर्य आगे हो अथवा पीछे हो, बृहस्पति सूर्य के अंतर हम लोग करेंगे, वो 11 अंश के अंदर रहेगा तो वो क्या माना जाएगा ना, अस्तंगत माना जाएगा। क्लियर। उसके बाद कहते हैं तिथि संख्या अर्कजस्य, तिथि मतलब 15 होते हैं, अर्कज मतलब शनि, शनि का तिथि संख्या मतलब 15 अंश, उदयास्त कालांश जो है
उदय अस्त जो कलांश व कालांश भी कहते हैं, कालांश कितना है ना 15 अंश है। यहाँ वक्री मार्गी का भी विचार यहाँ अलग नहीं किए हैं। बकरी हो अथवा मार्गी हो, बृहस्पति के लिए 11 कहे हैं और शनि के लिए 15 कहे हैं। ये मध्यम मान से हैं, हम लोग मध्यम मान से ही फलादेश को जोड़ देंगे और ज्यादा सूक्ष्म में हम लोगों को नहीं जाना है। अभिष्ट कालांश निकालने की विधि अलग है, लेकिन हम लोग अभिष्ट कालांश की ओर नहीं जाएंगे। एक तो पंचांग में लिखा रहता है कब से कब तक ग्रह अस्तंगत होता है, और आजकल सॉफ्टवेयर में भी अ करके लिखा आता है, ग्रह अस्तंगत है तो ब्रैकेट में अ आ जाता है, वक्री है तो व करके लिखा आ जाता है, सॉफ्टवेयर से भी पता चल जाता है। लेकिन सामान्य रूप में हम लोग इसका जानकारी ले सकते हैं एक कुंडली देखते वक्त, यदि किसी कुंडली में लिखा नहीं है और तो वो ग्रह अस्तंगत है या नहीं है, इसका अंशात्मक मान से भी मध्यम मान से हम लोग एक डाटा ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। समझ गए? उसके बाद क्या कहते हैं ना, भूमिपुत्रस्य दश सप्ताधिकाः, भूमिपुत्रस्य दश सप्ताधिकाः मतलब सप्तदश, सप्तदश मतलब 17, भूमिपुत्र मतलब मंगल, मंगल का कितना कह रहे हैं ना 17 अंश। अंश सूर्य के साथ यदि मंगल की दूरी 17 अंश के अंदर है तभी मंगल अस्तंगत होगा, सूर्य से 17 अंश के आगे चला जाएगा तो वो उदय हो जाएगा, 17 अंश के बाद वो उदय हो जाता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये मध्यम मान है, ये सूक्ष्म मान नहीं है। इसको आप पंचांग में मिलाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। वहां उदयास्त केंद्रांश साधन किया जाता है और उसके केंद्र के साथ जब ये अंशात्मक मान त्रैराशिक अनुपात से हम लोग स्फुट कालांश निकालते हैं, वो स्फुट कालांश जब बराबर हो जाता है तब जाके ग्रह अस्तंगत है या नहीं उसका जानकारी होता है। इसको आप लोग केवल फलादेश में हम लोग एक नजर डालने के लिए इसको नोट्स बना सकते हैं, और हर पंचांग में लिखा रहता है ग्रह कब अस्तंगत होता है, कब उदय होता है, और हर आजकल की मोबाइल से लेके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है कब ग्रह अस्तंगत है कब उदय है। इसलिए आजकल ये बड़ा कठिन नहीं है ग्रह बल साधन करना, कुंडली का फलादेश करना। और पुराने प्राचीन काल में जैसा हम लोगों को काठिन्य लगता था पूरा गणित करके फलादेश करने की प्रक्रिया को समझना, आजकल की वैसा समझ नहीं है। हम 2-3 प्रकार की सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, जो सटीक लगेगा उसको लगभग कंटिन्यू यूज करेंगे तो उससे ही फलादेश हम लोग कर सकते हैं। चलिए उसके बाद कहते हैं पश्चात अस्तमयो अष्टाभिरुदय प्रांग महत्तया, 8 अंश कह रहे हैं किसका ना, भृगो हो, भृगु नाम शुक्र, प्राग अस्त उदय पश्चात अल्पत्वात् दशभीर भृगो हो, एक 8 अंश ले रहे हैं, नीचा सन्न होने के कारण और विपुल बिंब हम लोगों को दृश्यमान होने के कारण 8 अंश पश्चात पश्चिम दिशा में अस्त एवं प्राग उदय, हमेशा शुक्र की जो उदयास्त है वो पश्चिम दिशा में अस्त की विचार किया जाता है 8 अंश, और पूर्व दिशा में क्या विचार किया जाता है ना, शुक्र का 8 अंश के बाद, सूर्य से 8 अंश के बाद उदय का भी विचार किया जाता है। ये कहाँ होता है ना, नीच के निकटवर्ती होने से ही हम लोगों को पता चलता है। नीच उच्च क्या है वो सिद्धांत ज्योतिष के विषय है, प्रसंग है। जब मंदोच्च व शीघ्रोच्च के निकटवर्ती होता है, शीघ्रोच्च का कारण सूर्य है, वो सब प्रसंगों को छोड़ दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आए।
केवल इतना ज्ञान करना है, शुक्र के लिए कितना है ना, शुक्र के लिए 8 अंश है। नीचा सन्न होने के कारण हम लोग शुक्र के लिए 8 अंश बता रहे हैं। उसके बाद शुक्र यदि उच्चासन्न हो, उच्चासन्न होने के कारण पूर्व दिशा में वो अस्तंगत होगा और पश्चिम दिशा में वो क्या होगा ना, उदय होगा। इसलिए वहां शुक्र का कितना लेंगे ना, यदि उच्चासन्न होगा उसका 10 अंश हो जाएगी। तो एक माने मध्यम मान से लेंगे तो सूर्य से शुक्र की दूरी 10 अंश का हम लोग ले लेंगे। सूर्य शुक्र यदि आसपास बैठे हैं, 10 अंश के अंदर है, तभी हम लोग क्या मानेंगे, शुक्र अस्तंगत हो गया है। उसके बाद इसमें कहते हैं ना, बुधो द्वादश भी ही चतुर्दश भी ही अंश के ही वक्री शीघ्र गति अर्कात। क्योंकि बुध भी वक्री होता है, ये सभी पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं। लेकिन ये पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कभी वक्री होते हैं, कभी भी मार्गी होते हैं। उनका गति में 8 प्रकार की गतिभेद दिखाई देता है। वक्राति वक्रा विकला मंदा मंद तराशमा शीघ्राति शीघ्रा ग्रहणम अष्टधा गति ही, ये वही सूर्य सिद्धांत का सिद्धांत ज्योतिष में बताया जाता है। उसमें 8 प्रकार के तो गतिभेद हम लोग फलादेश में नहीं लेंगे, 2 प्रकार की गति को हम लोग लेते हैं, एक वक्री अथवा मार्गी। ग्रह वक्री है अथवा मार्गी है। और हम लोग फलादेश में क्या घटाते हैं ना, शुभ ग्रह यदि वक्री होगा अधिक शुभ फल देगा, और पाप ग्रह यदि वक्री होगा अधिक पाप फल देगा। इस प्रकार फलादेश हम लोग कर लेते हैं। मार्गी का तो एक जैसा फल है, वक्री होने से उसका फल अलग प्रकार की होता है। और बुध बार बार वक्री होता है, क्योंकि वो सूर्य के निकटवर्ती ग्रह है बुध शुक्र, इसीलिए वो बार बार वक्री होते हैं। यदि बुध वक्री होके अस्तंगत हो जाए, माने सूर्य के साथ मिलके बैठा है, वक्री हुआ है और अस्तंगत हो जाएगा, तो वहां उसका अस्तंगत का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होता है। तो बुध के लिए कितना विचार किया गया है ना, वो यदि वक्री होगा तो 12 अंश लेंगे वक्री होने से, और यदि मार्गी होगा बुध कितना लेंगे ना, 14 अंश। उसका उदयास्त कालांश है, मतलब सूर्य से उसका अंशात्मक दूरी है। ये सभी ग्रहों का भौमादि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सभी 5 ग्रहों का आ गया। यहाँ चंद्रमा का हम लोग यदि विचार करेंगे, चंद्रमा के लिए तो नहीं कहे श्लोक में, तो हम लोग जानते हैं एक तिथि, मतलब आप लोग जानते हैं ना, सूर्य चंद्र और गत्यंतरम तिथि ही, सूर्य एवं चंद्रमा के गति के अंतर को तिथि कहते हैं। एक तिथि 12 अंश का होता है, इसलिए चंद्रमा के लिए हम लोग लगभग हमेशा प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, अमावस्या के चंद्रमा हम लोगों को दृश्यमान नहीं होता है। और शुक्ल पक्ष की एक तो चतुर्दशी में हम लोगों को दृश्यमान नहीं होता है, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में हम लोगों को जब चतुर्दशी प्रारंभ हो जाता है, बाद चतुर्दशी के अंतिम समय से लेके अमावस्या के अंतिम समय तक हम लोगों को बिल्कुल चंद्रमा आकाश में दृश्यमान नहीं होता है। उसके बाद प्रतिपदा के अंतिम तक, मतलब पीछे 12 और आगे 12 अंश 12 अंश कुल मिला के 24 अंश तक जब वो सूर्य के निकटवर्ती रहेगी, मतलब सूर्य जैसे सूर्य यहां बैठा है और चंद्रमा भी बैठा है इसी स्थान में,
सूर्य से चंद्रमा की दूरी आगे भी 12 अंश, पीछे भी 12 अंश। मतलब अमावस्या के आरंभ काल से लेके प्रतिपदा के अंतिम समय तक एक तिथि का मान 12 अंश होता है, तो 12 अंश 24 अंश तक आगे पीछे करके 24 अंश तक क्या होता है, चंद्रमा की अस्तंगत का हम लोग विचार करते हैं। मतलब 12 अंश ही लेंगे, आगे पीछे कितना लेंगे, 12 अंश। जैसे गुरु का 11, शनि का 15, मंगल का 17 अंश लिए, और शुक्र यदि उच्चासन्न है 8 अंश, ये नीचासन्न है 8 अंश, और उच्चासन्न होने से 10 अंश। ये नीचासन्न होने से 8 अंश और उच्चासन्न होने से 10 अंश। उसी प्रकार बुध वक्री होने से 12 और मार्गी होने से 14। इसको भी नीचासन्न कहने से वक्री का भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं। वक्री होगा तो 8 अंश, मार्गी होगा तो 10 अंश। शुक्र का भी इस प्रकार चिंतन कर सकते हैं। और चंद्रमा का कितना है ना, 12 अंश। सूर्य से चंद्रमा की दूरी यदि 12 अंश का होगा तभी चंद्रमा अस्तंगत हो जाता है। और हम लोग लगभग सभी को फलादेश में क्या कहते हैं, द्वितीय चंद्रमा पूजा करो। यदि चंद्र दोष है, जन्म कुंडली में चंद्र क्षय है, सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है और अमावस्या के काल में शिशु का जन्म हुआ है, तभी आप फलादेश क्या करते हैं, उसके माता, यदि शिशु शारीरिक कष्ट है उसको, उसके माता को कहते हैं आप चंद्र पूजा कीजिए। किस दिन चंद्र पूजा कीजिए ना, शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्र दर्शन करके सायंकाल में चंद्र पूजा कीजिए, क्योंकि द्वितीय तिथि में प्रथम चंद्रोदय होता है, हर महीना होता है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में चंद्रोदय होता है। जब चंद्र उदय होगा उसी समय में ही आप लोग क्या कीजिए, चंद्र का दर्शन करके चंद्र पूजा करके खीर इत्यादि भोग चढ़ाइए, श्वेत पुष्प के द्वारा चंद्र पूजा कीजिए। ओम श्रांग श्रींग श्रौं सह सोमाय नमः, उस बीज मंत्र चंद्रमा का पूजन करके आप खीर चढ़ा के उसका जो पूजन विधि है, आवाहन, आसन, पादासन और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि, चंदन से लेके अक्षत से लेके सभी प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करके आप आरती पुष्पांजलि ये सब कीजिए। उसके बाद प्रसाद सेवन कीजिए सायंकाल में। उसके माता जी को आप लोग क्या करते हैं, फलादेश में कहते हैं। उससे चंद्र दोष नष्ट होता है। यदि चंद्र दोष युक्त है और शिशु का जन्म कब से कब तक है ना, अमावस्या के आरंभ से लेके प्रतिपदा के अंत के मध्य में शिशु का जन्म है। मतलब चंद्रमा यदि अस्तंगत हो गया है उसको चंद्र पूजा करने के लिए हम लोग फलादेश में कहते हैं। और विशेष करके क्षीण चंद्रमा पाप चंद्रमा होने के कारण मन कारक ग्रह चंद्रमा है, उससे शिशु क्या होता है ना, मानसिक कष्ट में रहता है, मानसिक विचलित होता है, स्मृति शक्ति ह्रास होता है और रोगाक्रांत भी होता है। सर्दी जुकाम, चंद्रमा जल तत्व कारक ग्रह है, जिस कारण से शिशु क्या होता है, सर्दी जुकाम इत्यादि रोग से पीड़ित होता है। हम लोग क्या उसको फलादेश में निर्देश करते हैं, भाई चंद्र पूजा करो, है ना। यही प्रसंग है। और इसमें कोई किसी का प्रश्न है, समझ में आ गया है विषय? जी हाँ, नहीं 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 नहीं, चंद्रोदय, चंद्रोदय उदय, उदय दर्शन की पूजा किया जाता है। क्या है कि एक ग्रह जब उदय होता है ना, अस्तंगत होने के बाद फिर से जब उदय होता है, उसमें वीर्य व बल व शक्ति सामर्थ्य फिर से पुनर्जा वो जो जागृत होता है। इसीलिए उस ग्रह का पूजन उदय के बाद किया जाता है। और उदय समय में जैसे सूर्योदय काल में सूर्य का पूजन करने से अधिक महत्व है, उसी प्रकार चंद्रोदय काल में चंद्र का पूजन करने से अधिक महत्व है।
इसलिए चंद्रोदय पूजन कहा जाता है। और आप पंचांग देखेंगे तो द्वितीया चंद्रमा में लिखा होगा चंद्रोदय, चंद्र दर्शन, चंद्र पूजन करके पंचांग में लिखा होगा। और वो नीच भंग का एक पूरा विषय प्रसंग है। नीच भंग राजयोग कैसे उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग उसका भी केमद्रुम योग का भंग का चर्चा किए ना, उसी तरह नीच भंग राजयोग क्या है, विपरीत राजयोग का पढ़े हैं। उल्टा माने षष्ठेश, अष्टमेश और बेश, ये तीनों परस्पर में क्या हो जाए, एक स्थान विनिर्मय हो जाए, अन्योन्य संबंध हो जाए, उससे विपरीत राजयोग बन जाता है। उसी प्रकार हम एक दिन पूरा नीच भंग राजयोग के ऊपर पूरा कक्षा में चर्चा कर लेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे मूल नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है और मूल नक्षत्र में बृहस्पति है, मूल नक्षत्र के अधिपति केतु है। ठीक है। और मूल दोष, चंद्रमा मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठने के कारण मूल दोष उत्पन्न होता है। परंतु बृहस्पति भी मूल नक्षत्र में है, चंद्रमा भी मूल नक्षत्र में है। तो वहां आप क्या करें, कहेंगे भाई बृहस्पति चंद्रमा मूल नक्षत्र में है और उनका अंशात्मक मान आसपास में है, तो चंद्र बृहस्पति की युति गुरु चंद्री योग है, शुभ फल होगा। ऐसा कभी नहीं फलादेश करना है। हर पक्ष को आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। भाई मूल नक्षत्र गंडांत नक्षत्र है, गंडांत नक्षत्र के प्रथम चरण में, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से जन्म दोष लगता है व नक्षत्र दोष लगता है। उस नक्षत्र दोष का शांति विधान करना चाहिए। और मूल नक्षत्र के अधिपति केतु है, केतु के द्वारा यदि चंद्रमा दुष्ट अथवा युत हो और विपत्ति आने माने अरिष्ट आने वाला है, इसलिए उसका शांति विधान हम लोगों को फलादेश में लिखना चाहिए। हाँ, मूल नहीं होगा तब शुभ होगा। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र में दोनों बैठे हो, पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति बृहस्पति है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु चंद्र का युति वो लाभप्रद होगा। नक्षत्रों को भी हम लोग फलादेश में जोड़ेंगे आगे जाके। क्या है कि हाँ 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 हाँ, ये वो सामान्य विषय है, उसको भी एक बार चिंतन कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद है। और किसी का कोई प्रश्न व जिज्ञासा हो तो करें, नहीं तो कक्षा को ही विराम दे रहे हैं। चलिए।